हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आपके लिए जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो कॉस्ट है। पूरा कॉस्ट जो भी है वो आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये मैच द कॉलम में कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं, आप चाहें तो पीवाईक्यूज देख सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूंगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं, यानी जो आप पेमेंट करते हो, यानी आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो जिसमें आपको पेमेंट करना पड़े, आपको पैसा अपनी जेब से देना पड़े, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे परचेज ऑफ न्यू एसेट, जब आप कोई नया एसेट खरीदते हो तो आप पेमेंट करोगे। वर्कर्स को हायर करते हो, आपके स्टाफ की सैलरी होती है। रॉ मटेरियल परचेज करते हो, आप पेमेंट करते हो। वही चीज एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। तो अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक तरीके की ऐसी कॉस्ट है जिसमें हमें पेमेंट तो नहीं करनी पड़ती बट हमें इनकम भी नहीं आ रही होती। जैसे एग्जांपल समझिए, मेरे पास एक एक्स्ट्रा घर है। ठीक है, एक्स्ट्रा घर है, अब मैं चाहती तो मैं उसको क्या करती, रेंट पे दे सकती थी, बिल्कुल दे सकती थी। मेरे पास एक एक्स्ट्रा घर है, एक घर है रेजिडेंशियल जिसमें मैं रह रही हूँ, ठीक है, और एक दूसरा मेरे पास घर है जिसको मैंने बिजनेस के लिए यूज करा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास जो दूसरा घर है उसको मैंने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया हुआ है। अब क्या करूंगी मैं, अब चाहती तो मैं वहां पर, अब देखिए मुझे कोई पेमेंट तो नहीं देनी पड़ रही है यहाँ पे किसी भी तरीके की। ठीक है, मतलब मेरा यहाँ से जेब से तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन मेरी इनकम जो हो सकती थी वो मेरे को आ नहीं रही है। यानी अगर मैं चाहती तो ये वाला अगर मैं रेंट पे देती, अगर मैं अपना एक्स्ट्रा घर रेंट पे देती तो हर महीने मुझे पैसे मिलते, रेंट के मिलते कि नहीं मिलते। भाई अगर मैंने एक घर अपना जो है वो रेंटेड प्रॉपर्टी की तरह मैंने यूज किया है, अगर मैंने किराए पे किसी को दिया है तो उससे मुझे किराए के पैसे मिलते, लेकिन वो मैंने क्या किया है, सेल्फ बिजनेस के लिए यूज किया हुआ है। तो मतलब मेरा पेमेंट तो नहीं आ रहा है, जा रहा है मैं, बट मेरी जो इनकम आने वाली थी वो भी नहीं आ रही है, उसे बोलते हैं आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होती है। एक्सप्लिसिट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक्चुअल में जो हम मनी का पेमेंट करते हैं ना, पैसा, एक्चुअल जो पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं कोई भी चीज खरीदने में या हायर करने में, उसको बोला जाता है आपका एक्सप्लिसिट। वही इम्प्यूटेड वैल्यू जो होती है ना, इम्प्यूटेड वैल्यू ये आपका कीवर्ड है इम्प्लिसिट वर्ड के लिए। तो जो आपकी इम्प्यूटेड वैल्यू होती है, ठीक है, फैक्टर्स की, जिसमें किसी भी तरीके का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे खुद के कैपिटल पे इंटरेस्ट लगना, ठीक है, रेंट ऑफ ओन लैंड, खुद की जमीन पे, समझ रहे हो आप, अब खुद ही के कैपिटल पे इंटरेस्ट लगना, इस तरीके को बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आती है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। अभी आप ये चार्ट देख रहे हैं, आउटपुट आपका बढ़ रहा है, पहले जीरो था, 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है, बट आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो सेम है। चाहे अगर आपका आउटपुट जीरो क्यों ना हो जाए, जो टोटल फिक्स कॉस्ट रहेगी वो फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। यानी आपका आउटपुट जीरो है पर उसके बाद भी आपकी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 1,000 रुपए लग रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर कि अगर आपका क्या, आपका अगर आउटपुट जीरो हो जाए तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, बिल्कुल। अगर हमारा आउटपुट जीरो है तब भी, अगर हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट लगेगी लगेगी। इसीलिए फिक्स कॉस्ट जो होता है वो आपका फिक्स्ड होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है आपका टीएफसी कर्व। इस तरीके का टीएफसी का कर्व बनाया जाता है, याद रखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये याद रखिए, कभी भी आप इस चार्ट को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि टीएफसी का चार्ट है वो इस तरीके से बनाया जाता है। अब आ गया आपका टीवीसी, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपकी चेंज होती है विच डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी जब जीरो थी ना तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर आपकी नहीं थी, ये याद देख लीजिए आप। यहाँ पर जब आउटपुट ही नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों होगी भाई, वेरिएबल कॉस्ट क्यों होगी जब आउटपुट जीरो। लेकिन फिक्स कॉस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, फिक्स कॉस्ट जीरो लेवल आउटपुट पे भी होती है, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी नहीं होती। 5 है तो 40 10 70, ये देखिए चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रही है आपकी। तो इसका जो शेप है वो आप देख सकते हो, इनवर्सली एस शेप्ड है। कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी पीवाईक्यू पूछा गया था, दिसंबर वाला जो अभी एग्जाम हुआ था, तो ये पूछा गया था कि इसका कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, दैट इज एएफसी। तो आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कर्व होता है, किसका कर्व है जो इनवर्सली एस शेप्ड होता है, यानी उल्टा एस है ये थोड़ा सा, अगर आप इसे ढंग से देखोगे थोड़ा सा उल्टा एस बना हुआ है ये। तो इनवर्सली एस शेप्ड जो होता है आपका, इसीलिए होता है, क्यों हो रहा है ये,
क्योंकि देखिए पहले तो जो है वो इंक्रीज हो रहा था आपका डिक्रीजिंग रेट पर फिर इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट पर, ठीक है। और टीवीसी जीरो होता है जब आउटपुट ऑफ लेवल जीरो है यहाँ पर, तो ये भी आपका जीरो ही होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जीरो अगर आउटपुट है तो ये भी जीरो। देखिए यहाँ का डिफरेंस देखिए, 30 का डिफरेंस है इसके बीच में, फिर 10 का है, कम कम का डिफरेंस है, फिर 10 का है, फिर 10 का है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, फिर 80 का डिफरेंस है, फिर 70 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर इस तरीके से फिर क्या होता है, पहले तो ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, यानी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, ठीक है। पहले तो ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, इसीलिए ये इन्वर्सली एस शेप्ड होता है। कौन सा ऐसा चार्ट है, कौन सा ऐसा कॉस्ट है जिसका जो डायग्राम है, चार्ट है, वो इन्वर्सली एस शेप्ड बनता है? तो आंसर विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। आप पीवाईक्यू दिसंबर का जाके चेक करिए, जिन्होंने दिसंबर का एग्जाम दिया होगा वो जानते होंगे। क्वेश्चन पूछा था किसी एक कर्व का, आपको ग्राफ पूछा था कि कौन से कॉस्ट का ग्राफ इस तरीके का बनता है। आप जाएं तो जाके एक बार पीवाईक्यू चेक करिए। तो ये मत सोचिएगा इजी है तो आएगा नहीं, इजी क्वेश्चंस तो बिल्कुल आते ही आते हैं। वो तो आपका पैटर्न होता है कि 20 क्वेश्चन इजी रखते हैं, फिर बाकी के 30 क्वेश्चन मॉडरेट रखते हैं, बाकी के 20 हार्ड पे रखते हैं, ये तो लेवल रहता है। अब आया आपका टोटल कॉस्ट कर्व। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल कॉस्ट कर्व निकालने के लिए आपको टीएफसी की जरूरत होती है और टीवीसी की, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट निकल के आता है। जैसे आपकी टीएफसी जीरो लेवल आउटपुट पे 1000 होती है, टीवीसी जीरो, तो इसको ऐड करेंगे तो 1000, फिर 1000 प्लस 200 1200 1300 1400, इस तरीके का एडिशन देखने को मिलता है। अब इनके बीच का रिलेशनशिप समझिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। इनके बीच का रिलेशन समझना आपको बहुत जरूरी है। और देखिए टीसी का भी बन रहा है। अब इस पे आपने एक चीज नोटिस करी, अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि टीसी का कर्व भी इन्वर्सली एस शेप्ड ही बन रहा है। लेकिन ये देखिए टीसी का कर्व कहाँ से बन रहा है, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना एग्जाम में आ जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ से बन रहा है टीसी का कर्व, यानी जीरो से नहीं बन रहा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ से नहीं बन रहा है, नीचे से। नीचे से टीवीसी का क्यों बन रहा है? क्योंकि इसलिए बन रहा है मैम टीवीसी का, क्योंकि यहाँ पे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी जीरो होता है। भाई टीवीसी जो था आपका, वो आपके जीरो पे जीरो था, इसीलिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन टीएफसी नहीं होता, टीएफसी जीरो थोड़ी ना होता है, टीएफसी तो पूरा अमाउंट होगा, और ऐसे ही टीसी भी पूरा अमाउंट होता है, इसीलिए ये ऊपर से बनता है ये चार्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए। एक बात बताइए, जीरो लेवल आउटपुट पे टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 है, टोटल कॉस्ट कितनी है? 1000 है। सिर्फ एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही है जो जीरो पे जीरो होती है। इसी वजह से इस चार्ट में बोला गया है कि ये जो टीबीसी है वो जीरो से इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि ये जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो ही होता है। बट टीसी और टीएफसी जो होता है वो आपका अमाउंट होता है उसमें पूरा प्रॉपर, इसीलिए इसको यहाँ से नहीं, नीचे से नहीं बन रहा है, ये ऊपर से चार्ट बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत ध्यान रखिए इसमें, ठीक है। अब इनका रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, चलिए रिलेशनशिप पढ़ते हैं इनके बीच का। सबसे पहले रिलेशनशिप में क्या बोला गया, सबसे पहला पॉइंट इसका मैं चार्ट के थ्रू ही आपको समझाती रहूंगी। यहाँ पे सबसे पहले बोला है ये टीएफसी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे कितना भी आउटपुट रहे, 0 1 2 फर्क नहीं पड़ता, वो तो 1000 था 1000 ही रहेगा। तो इसमें मुझे चार्ट दिखाने की जरूरत है आपको, मैं फिर भी दिखा देती हूँ। टीएफसी हॉरिजॉन्टल है क्योंकि कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट किस लिए रहता है मैं आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पर। ये देखिए 1000 1000 1000 1000 1000 सेम रहेगा, किसी भी कितना भी आउटपुट बढ़ता जाए कम होता जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बोलता है टीसी और टीवीसी इन्वर्सली एस शेप्ड होते हैं। बिल्कुल एस शेप्ड होते हैं, क्यों होते हैं अभी बताया था आपको कि पहले तो वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ते हैं, फिर कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर से बढ़ने लग जाते हैं इंक्रीजिंग रेट पर, इसीलिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, एट जीरो आउटपुट, जब जीरो आउटपुट था तो जो टोटल कॉस्ट थी वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। अभी मैंने आपको ये बताया, ये देखिए ये 1000 है तो टोटल कॉस्ट भी 1000 है जीरो लेवल आउटपुट पे, सेम है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। ये देखिए सेम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे नहीं होती, इसलिए टीसी और टीएफसी कर्व जो है वो सेम पॉइंट से
कर्व बनता है। तो देखिए ये सेम पॉइंट से दोनों का कर्व बन रहा है, टीएफसी का भी बन रहा है और टीसी का भी बन रहा है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे सेम पॉइंट, ये पॉइंट रहा, यहाँ से दोनों का कर्व बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर एट, चलिए ये तो हो गया। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, इसमें बोला गया है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी कर्व एंड टीएसी इज इक्वल टू द टीवीसी। बिल्कुल है, जो इनका डिस्टेंस होता है बिटवीन टीएफसी का और जो टीसी कर्व का जो डिस्टेंस है वो टीएफसी और टीसी का टीवीसी के इक्वल होता है। देखिए क्या बोला है कि टीसी जो डिस्टेंस होता है टीएफसी का, ये टीएफसी देख रहे हो और ये टीसी का देख रहे हो, तो इनके जो बीच का डिफरेंस होता है, मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, सॉरी, वो टीवीसी के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, टीवीसी राइज हो रहा है, तो टी बढ़ तो रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है विथ इंक्रीज इन आउटपुट, इसीलिए टीएफसी और टीसी जो कर्व है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। भाई टीवीसी बढ़ रहा है ना, आप देखो ना चार्ट में, टीवीसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 200, 300, 400, 500, 600, तो आपका टोटल कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है, 1000, 1200, 1300, 1400, 1600 और आपका 1900। तो इसी चीज में यही बोला गया है कि ये भी आपके साथ ही साथ इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, फिर बोला गया टीसी एंड टीवीसी कर्व पैरेलल होते हैं, क्योंकि इनके जो बीच का डिस्टेंस है, अभी मैंने बोला, वो सेम रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। इनका जो डिस्टेंस होता है टीसी और टीवीसी कर्व पैरेलल होते हैं, क्योंकि दोनों ही इन्वर्सली शेप्ड में बने हुए हैं। अभी आपने ग्राफ देखा टीसी और टीवीसी का, ये रहा टीसी और ये रहा टीवीसी। ठीक है, इसे बोला गया है कि पैरेलल है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन देम वो सेम है ऑल लेवल ऑफ आउटपुट में, बिकॉज द गैप बिटवीन देम, जो इनका बीच का जो गैप होता है वो टीएफसी बताता है। अरे इनका बीच का गैप देखिए आप, इनके बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में टीएफसी ही तो आ रहा है, इनके बीच का जो गैप है उसके बीच में क्या आ रहा है। आप मुझे ये बताइए, ये रहा टीवीसी का कर्व, ये रहा आपका टीवीसी का कर्व, ठीक है, ये, और ये आपका टीसी का। अब इनकी बात बताइए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच में आ क्या रहा है, इसके बीच में ये टीएफसी की लाइन तो आ रही है। यही चीज बस इसमें बोली गई है, और कुछ इसमें कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चार्ट देख लीजिए एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको चार्ट का लेना है वो ले लीजिए प्लीज। अब देखिए मैंने किस तरीके से बोला कि आपका जो टीएफसी है वो बीच में किस तरीके से आ रहा है, आप चार्ट के थ्रू समझ लीजिए अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो। यहाँ पे ये देखिए 1000 है टीसी, ठीक है, चलिए 1200 ले लीजिए, 1200 है टीसी, ठीक है, बाकी आपका क्या है, टीवीसी क्या है, 200। इनका डिफरेंस बताइए, इनका गैप भी तो बोला, इनके बीच में क्या आता है, 1000। 1200 में से 200 माइनस करेंगे 1000, 1300 में 300 माइनस करेंगे 1000, 1400 में से 400 माइनस करेंगे 1000, 1600 में से 600 1000, 1900 में से 900 6, जो भी माइनस करेंगे 1000 ही आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं आप, टीएफसी की वैल्यू आ रही है। जब आप टीसी को, टोटल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करके भी चेक कर रहे हैं, तो भी आपके बीच में क्या आ रहा है, टीएफसी। चार्ट से समझ लीजिए या फिर आप टेबल से समझ लीजिए। ऐसे चार्ट में बोला गया है कि अगर आप टीसी और टीवीसी के बीच में देखेंगे तो टीएफसी आएगा, मतलब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो टीएफसी की वैल्यू आएगी, बस इतना ही है। सॉरी, चलिए अब आगे आते हैं। इन अजम्पशंस को बहुत अच्छे से याद करना है। अब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आया ही हुआ है। ये आपका एएफसी कर्व, एएफसी क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो कि हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए आउटपुट से। यहाँ पे देखिए आउटपुट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल फिक्स कॉस्ट है 12, सबकी 12 है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 12 डिवाइड बाई 1, 12 डिवाइड बाई 2, सॉरी 12 डिवाइड बाई 3, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। अब इसमें याद क्या करना है, इसमें ये है, आप इसको कर्व याद रखिए, इसका कर्व याद रखना है।
सॉरी, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व जो होता है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, यानी आपका जो एरिया है कर्व का वो सभी पॉइंट्स में सेम होता है। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो सॉरी, देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, एएफसी कर्व जो है वो आपका नीचे जा रहा है। नीचे इसलिए जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये गिर रही है। चार्ट देखिए, 12, 6, 4, 3, 2.40, यानी आपकी जो एएफसी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यानी आपका चार्ट जो है वो गिर रहा है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एएफसी गिर रहा है। क्यों? जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं आउटपुट से, इसीलिए हमारा एएफसी गिर रहा होता है। इसमें सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी है। इसका एक तो ये स्लोप डाउनवर्ड है क्योंकि गिर रहा होता है। दूसरा, एएफसी कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया होता है ना अंडर अंडर द कर्व वो सेम होता है सभी पॉइंट पे। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे प्रोडक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, अगर आप देखते हो फिक्स कॉस्ट का, अगर आप प्रोडक्ट करके देखते हो टीएफसी का, ठीक है ना। पहली बात एक चीज और याद रखिए, एक तो ये कभी भी टच नहीं करता एक्स एक्सिस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एएफसी कर्व जो है ना एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं होता। समझ आ रही है आपको बात? ये कभी भी टच इसलिए नहीं करता क्योंकि टीएफसी जो है ना वो कभी भी टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यहाँ पे क्या मतलब है। अगर आप प्रोडक्ट लेते हो ना एएफसी का, प्रोडक्ट लेते हो ना तो सेम चीज आती है। आप देखो करके देखो, 12 है, ठीक है, ये आपका निकल के आया ना एएफसी, इसको आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करो, 12 वन जा 12, आ गया 12 टीएफसी। 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 2.40 करोगे तो 12 भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एएफसी का प्रोडक्ट लेते हो आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हो एएफसी का, तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकल के आता है, यानी सेम। आपका जो एरिया है अंडर द कर्व वो आपका सब जगह सेम रहेगा, 12 12 12 12 12, ये आपका सेम रहेगा। इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है एएफसी को। ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स द सेम, 12 12 12 12 12 ही रहेगा, ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। ये आपका वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको किस तरीके से निकाला जाता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, आउटपुट से डिवाइड करोगे तो आपका एवीसी निकल आएगा। इसका चार्ट जो है थोड़ा सा यू की तरह बनता है, क्योंकि पहले तो ये बढ़ रहा होता है 6, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट होने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसका चार्ट जो है वो इस तरीके का बनता है, पहले थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ गया, मतलब इस तरीके का एवीसी का चार्ट बनता है। ठीक है, अब ये चार्ट समझिए जिसमें सारी चीजें हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट दी हुई है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी है और एवरेज कॉस्ट दी है। एवरेज कॉस्ट दोनों को ऐड करके बनती है एवरेज कॉस्ट, इस तरीके का डायग्राम बनता है एवरेज कॉस्ट का। ये देखिए एवरेज कॉस्ट थोड़ा यू शेप में बनता है। ठीक है, यू शेप में किस तरीके से बन रहा है, पहले तो गिर रही है फिर कांस्टेंट हुई फिर बढ़ने लगी, इस तरीके की यू शेप बनता है एसी का कर्व। क्या बनता है? यू शेप। अब इसको समझिए तीनों को, एक ही में आपका स्लाइड में तीनों आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एसी कर्व जो है, एसी ये रहा एसी, ये आपका एसी कर्व है। तो जो एसी कर्व है हमेशा एवीसी से ऊपर रहे। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर रहता है एसी का कर्व। आप देख रहे हो सबसे ऊपर कौन सा कर्व है? एसी का, बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि एसी में दोनों चीजें होती है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट को जोड़कर एवरेज कॉस्ट बनती है, इसी वजह से ये सबसे ऊपर होती है। अब देखिए एवीसी जब है, अपने एवीसी
जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, जब अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है, यहाँ पर ये मैं मिनिमम पॉइंट बनाती हूँ आपका, ये मैं नाम दे देती हूँ उसको बी। ठीक है, अब आप ये चीज देखिए कि जब ए वी सी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, तब क्या होता है, आउटपुट लेवल दैट इज लोअर देन एसी, एसी से लोअर हो जाता है, दैट इज पॉइंट ए। अब पॉइंट ए आप यहाँ है, ये देखिए, ये है पॉइंट ए, समझ आया आपको? ये देखिए, तो जब इसमें ये बोला गया है कि जब आपका एबीसी कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है एट एन आउटपुट लेवल दैट इज लोअर देन एसी, तो ये हमेशा एसी से कम पे रहता है। इट इज बिकॉज, क्योंकि जब एबीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे रहता है, तो जो एसी है बेटा, ये आपका क्या हो रहा है, स्टिल गिर रहा है, स्टिल गिर रहा है, इसीलिए एसी इज स्टिल फॉलिंग, यानी आपकी जो एसी है वो गिर रही है नीचे, क्योंकि आपका एएफसी भी गिर रहा है। आप देख रहे हो ना, दोनों चीजें गिर रही हैं। यहाँ पे चार्ट के थ्रू ही आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, चार्ट के थ्रू ही समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आपका मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया आपका एबीसी, और ए का मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है एसी का। तो एक बात बताइए, जो आपका ये तो सबसे पहले ही मिनिमम पॉइंट आ गया, इसका तो बाद में आया ना जाकर, तो ये लोअर हो गया ना। आपका जो एबीसी है कर्व, वो आपका लोअर है एसी से, एसी से कम है, क्योंकि ये तो पहले ही पहुंच गया और वो तो बाद में जाके पहुंचा है। क्यों? क्योंकि जब एबीसी अपने मिनिमम पे होता है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है, तब जो एवरेज कॉस्ट है वो स्टिल गिर रही होती है। क्यों गिर रही होती है? क्योंकि एएफसी भी गिर रहा होता है, इसीलिए। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, एसी और एबीसी का जो गैप है ना, ये गैप ये कम होना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो कितना पास आ गए ये, कितना पास आ चुके हैं ये लोग। पहले इनका डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा था। एवरेज कॉस्ट देखिए कहाँ है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है, इनके बीच का गैप देखिए कितना ज्यादा है। तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ता गया, वैसे वैसे ये पास आते गए, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनके जो गैप है वो कम होती जा रही है। ठीक है, और ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, याद रखना, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी कि इसने इसको क्रॉस कर दिया, नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं होता, ये कभी टच नहीं करेगा एक्सेस को। तो यही रिलेशन था इसका, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये लास्ट स्लाइड मैंने इसलिए डाली है क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन काफी बार बन के आए हैं 110%, और मैंने खुद ये टॉपिक बहुत अच्छे से किया हुआ था। इसमें आपको रिलेशनशिप समझना है एसी और एमसी का। तो आपको पता है एसी इस तरीके से बनता है, यू शेप, और एमसी काट देता है एसी को। अब ये चार्ट समझिए, दोनों ही यू शेप होते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखिए, यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, 12, 18, 22, 27, 36, 47। और जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो जीरो पे, देखिए जीरो होती है एवरेज कॉस्ट, ये क्या हो रही है, कम हो रही है, कम होके फिर बढ़ रही है। ठीक है, और आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी जीरो लेवल पे जीरो होती है, ये भी आपकी कम हो रही है फिर बढ़ रही है। अब आपको याद क्या करना है, आपको जो याद करना है वो करना है इनके बीच का रिलेशनशिप, यानी इनके बीच का फेज याद रखना है आपको। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है आपको याद करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ये तीनों पॉइंट। देखिए, यू ये गिर रहा है ना, एसी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, देखिए एसी गिर रहा है, गिरने के बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे एमसी है, एमसी भी है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, फिर ये भी ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, आया समझ में आपको? और ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। अब इसमें क्या फर्क है, इसको याद कैसे करना है, आपको फेजेज याद रखने हैं। पहला फेज क्या होगा आपका, जब दोनों गिर रहे होते हैं, एसी फॉल होता है, सबसे पहला फेज आपका एसी जो है वो गिर रहा है। तो जब एसी गिर रहा है नीचे की तरफ, ये रहा आपका फर्स्ट फेज, मैं टिक लगा देती हूँ, ये फर्स्ट फेज है आपका। तो फर्स्ट फेज में एसी जो है वो आपका फॉल हो रहा है। तो जब एसी फॉल हो रहा है, बट एक चीज याद रखिए, एसी एमसी से बड़ा है, पर ये फॉल तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन अगर जब एसी फर्स्ट फेज में फॉल हो रहा है, इस केस में आपका जो एसी होगा एवरेज कॉस्ट वो ग्रेटर देन होगा मार्जिनल कॉस्ट। टेबल देखिए, ये है 18 और ये है 6,
बताइए कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है या 6 बड़ा है? तो 18 बड़ा है, इसीलिए एसी जो है वो ग्रेटर देन रहेगा एमसी से। फिर 11 है, 11 बड़ा है या 4 बड़ा है? 11 बड़ा है, तो फिर से ग्रेटर ही है ये। 9 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है? 9 बड़ा है। तो फर्स्ट फेज में आपका जैसे जैसे गिर रहा है, गिर तो एमसी भी रहा है, पर एसी जो है वो ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा एमसी के अंदर, ये याद रखना है। सेकंड फेज ऐसा आता है जब दोनों इक्वल हो गए, 9/9 दोनों इक्वल। हम देख रहे हो 9 और 9 ये बराबर हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर तीसरा जब होता है आपका, जब एसी बढ़ रहा है, देखिए एसी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया, एमसी बड़ा है एसी से, बस ये फेज आपको याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही था, और कल के सेशन में फिर से मिलते हैं। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।